इतिहास को समझना सिर्फ तारीखें याद करना नहीं होता, बल्कि उन फैसलों को समझना होता है जो इंसानों ने लिए और जिनके असर पीढ़ियों तक चलते रहे। मैं हूं डेविड फ्रॉम्किन, और अगर आपको आज की दुनिया समझनी है तो आपको पीछे देखना होगा, बहुत पीछे। उस समय में जब एक साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था। एक ऐसा नाम जो सदियों तक डर, ताकत और नियंत्रण का प्रतीक रहा। यह सिर्फ एक देश नहीं था, ये एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम जो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ था। लेकिन हर साम्राज्य की एक उम्र होती है, और ऑटोमन एम्पायर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ अभी भी स्टेबल लगता था। शासन था, सेना थी, कंट्रोल था, लेकिन अंदर दरारें पड़ चुकी थीं। करप्शन, ब्यूरोक्रेसी का कोलैप्स और सबसे खतरनाक चीज, आइडेंटिटी क्राइसिस। इस साम्राज्य में सिर्फ एक तरह के लोग नहीं रहते थे। यहाँ टर्क्स थे, अरब्स थे, कर्ड्स थे, आर्मीनियंस थे और भी कई कम्युनिटीज। हर एक की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान। सालों तक ये सब एक सिस्टम के अंदर साथ रहे। लेकिन जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म होने लगी, एक नया कॉन्सेप्ट उभरने लगा, नेशनलिज्म। अब लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते थे, वो अपनी पहचान चाहते थे, अपना देश, अपनी जमीन। और यहीं से शुरू हुआ स्लो ब्रेकडाउन। ऑटोमन रूलर्स इस बदलाव को समझ नहीं पाए, या शायद समझना नहीं चाहते थे। उन्होंने कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की, फोर्स से, रिप्रेशन से। लेकिन जब कोई सिस्टम लोगों की आइडेंटिटी को दबाता है तो वो ज्यादा देर टिकता नहीं। एक एक करके रीजन्स अनस्टेबल होने लगे, रिबेलियंस शुरू होने लगे। और इसी बीच यूरोप की बड़ी ताकतें इस सब को देख रही थीं, चुपचाप, ध्यान से। इंडेक्स बराबर 1, इंडेक्स बराबर 2। ये सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं थे, ये प्लेयर्स थे। उन्हें पता था कि ऑटोमन एम्पायर गिरने वाला है, और जब वो गिरेगा तो एक वैक्यूम बनेगा, एक खाली जगह। और हिस्ट्री हमें सिखाती है कि पावर कभी खाली नहीं रहती, कोई ना कोई उसे भर देता है। यही वो मोमेंट था जब मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं रहा, बल्कि एक प्राइज बन गया। ट्रेड रूट्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और धीरे धीरे ऑयल, सब कुछ दांव पर था। लेकिन सबसे दुखद बात क्या थी कि जिन लोगों की जमीन थी, जिनकी जिंदगियां थीं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा था। उनके फ्यूचर का फैसला उनके बिना लिया जा रहा था। और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सिर्फ इतिहास नहीं है, एक चेतावनी है। जब कोई साम्राज्य गिरता है तो सिर्फ उसका अंत नहीं होता, बल्कि एक नई दौड़ शुरू होती है। ताकत की दौड़, कंट्रोल की दौड़। और ऑटोमन एम्पायर के गिरने के साथ यही हुआ। मैं हूं डेविड फ्रॉम्किन, और अब आपको समझना होगा कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था। ब्रिटेन, एक ऐसा देश जो सिर्फ जमीन से नहीं, स्ट्रैटेजी से राज करता था। उस समय ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। लेकिन इस ताकत को बनाए रखना आसान नहीं था। ब्रिटेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या था? इंडिया। इंडिया सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था, वो ब्रिटिश इकोनॉमी का दिल था। और अगर इंडिया तक का रास्ता किसी और के कंट्रोल में चला जाता तो पूरा एम्पायर खतरे में आ सकता था। इसलिए मिडिल ईस्ट अचानक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहीं से गुजरते थे ट्रेड रूट्स, सी लेन्स, कम्युनिकेशन लाइंस, और फिर एक नई चीज़ जो धीरे धीरे दुनिया बदलने वाली थी, ऑयल। 20वीं सदी की शुरुआत में ऑयल का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। शिप्स, मशीन्स, आर्मीज, सबको एनर्जी चाहिए थी, और मिडिल ईस्ट उस एनर्जी का सोर्स बन रहा था। ब्रिटेन ने यह बहुत जल्दी समझ लिया कि अगर उसे फ्यूचर में पावरफुल रहना है तो उसे सिर्फ ज़मीन नहीं, रिसोर्सेज कंट्रोल करने होंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट प्लानिंग फेज। बाहर से ब्रिटेन एक अलाई था, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन अंदर वो ऑलरेडी सोच रहा था कि वॉर के बाद क्या करना है। और यहीं एक डेंजरस माइंडसेट डेवलप हुआ। अगर ये ज़मीन खाली हो जाएगी तो ये हमारी होनी चाहिए।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये ज़मीन खाली नहीं थी। यहाँ लोग रहते थे, कल्चर्स थे, हिस्ट्री थी। लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट में ये सब मैटर नहीं करता। उनके लिए ये सब एक मैप था, लाइंस खींचने के लिए। और इसी दौरान ब्रिटेन ने शुरू किया मल्टी लेयर्ड डिप्लोमेसी। एक तरफ वो अपने एलाइज के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा था, दूसरी तरफ वो फ्यूचर डील्स प्लान कर रहा था, और तीसरी तरफ वो लोकल लोगों को प्रॉमिसेस दे रहा था। इमेजिन करो, एक ही समय पर तीन अलग नैरेटिव्स, और तीनों में ब्रिटेन खुद को सही साबित कर रहा था। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये था कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन। क्योंकि ब्रिटेन जानता था कि अगर उसे मिडिल ईस्ट कंट्रोल करना है तो उसे सिर्फ वॉर नहीं जीतना, परसेप्शन भी जीतना होगा। इसलिए उसने खुद को दिखाया एक लिबरेटर के रूप में, एक ऐसा देश जो सपोजिडली लोगों को फ्रीडम दिलाने आया है, लेकिन असल में वो फ्रीडम नहीं, कंट्रोल डिज़ाइन कर रहा था। और यही इस कहानी का सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि जब कोई ताकत अपनी स्ट्रैटेजी को गुड इंटेंशंस के पीछे छुपा देती है तो सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। और यहीं से मिडिल ईस्ट की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी, एक ऐसे रास्ते पर जो आने वाले सालों में कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स और इंस्टेबिलिटी से भरा हुआ था। लेकिन उस समय ये सब सिर्फ प्लानिंग स्टेज में था। अभी तक सब कुछ इनविजिबल था, कोई ओपनली नहीं देख पा रहा था कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन तूफान हमेशा आने से पहले शांत होता है। इतिहास में सबसे खतरनाक चीज़ युद्ध नहीं होती, धोखा होता है। और इस कहानी में जो होने वाला था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, वो एक ऐसा बिट्रेयल था जिसने आने वाले 100 सालों तक पूरे मिडिल ईस्ट को बदल दिया। मैं हूं डेविड फ्रॉम्किन, और अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सच और स्ट्रैटेजी एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ब्रिटेन पहले ही डिसाइड कर चुका था कि ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद उसे क्या चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अकेला प्लेयर नहीं था, फ्रांस भी था, और दोनों के बीच एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा था। कौन ज़्यादा टेरिटरी लेगा, कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखेगा। और फिर 1916 में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो ऑफिशियली सीक्रेट था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी दिखाई देते हैं। साइक्स पीको एग्रीमेंट। एक नक्शा एक टेबल पर रखा गया। दो लोग बैठे थे, मार्क साइक्स और फ्रांसुआ जॉर्ज पिको। उन्होंने पेन उठाया और लाइंस खींचनी शुरू की, सीधी लाइंस, परफेक्ट ज्योमेट्रिक लाइंस, जैसे ये कोई मैप नहीं बल्कि एक ड्राइंग हो। लेकिन वो लाइंस सिर्फ पेपर पर नहीं थी, वो लाखों लोगों की जिंदगी पर खिंच रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा हिस्सा ब्रिटेन का होगा, कौन सा फ्रांस का, बिना ये सोचे कि वहां रहने वाले लोग कौन हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। उनके लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एक पजल था जिसे उन्हें अपने हिसाब से असेंबल करना था। लेकिन ये सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है, क्योंकि इसी समय ब्रिटेन एक और गेम खेल रहा था, अरबों के साथ। उन्होंने वादा किया कि अगर अरब लीडर्स ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे तो उन्हें आज़ादी मिलेगी, एक इंडिपेंडेंट अरब नेशन। और इस वादे का चेहरा बना टी.ई. लॉरेंस, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो एक ब्रिज था ब्रिटिश एम्पायर और अरब वर्ल्ड के बीच। उसने अरब लीडर्स का ट्रस्ट जीता, उनके साथ लड़ा, उनके साथ डेजर्ट में रहा, उनके सपनों को सुना, और शायद उन सपनों पर खुद भी विश्वास करने लगा। लेकिन उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी, या शायद वो जानना नहीं चाहता था कि पीछे लंदन में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑलरेडी एक और प्लान बना चुके थे, एक ऐसा प्लान जो अरब इंडिपेंडेंस के बिल्कुल खिलाफ था। इमेजिन करो, एक तरफ आप किसी को कह रहे हो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और दूसरी तरफ आप पहले ही तय कर चुके हो कि वो आज़ादी कभी नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये मैनिपुलेशन था। और सबसे दुखद बात क्या थी कि अरब्स पूरी ईमानदारी से लड़ रहे थे। उन्हें विश्वास था कि इस बार कोई उन्हें धोखा नहीं देगा। लेकिन हिस्ट्री बार बार यही दिखाती है कि जब बड़े देश खेल खेलते हैं तो छोटे लोग पीसेस बन जाते हैं। और ये गेम यहीं खत्म नहीं हुआ। ब्रिटेन ने एक और प्रॉमिस किया, इस बार ज़ायनिस्ट मूवमेंट से, पैलेस्टाइन में एक होमलैंड के लिए। अब सोचो, एक ही ज़मीन 3 अलग लोगों को प्रॉमिस की जा चुकी थी, अरब्स,
फ्रेंच जायोनिस्ट्स, और तीनों को लगा कि वो सही हैं, कि ये ज़मीन उनकी होगी। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि ये प्रॉमिसेस कभी पूरे होने के लिए बने ही नहीं थे। ये सिर्फ टूल्स थे, वॉर जीतने के लिए, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और जब वॉर खत्म होगा तो असली खेल शुरू होगा। और यहीं इस कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा छुपा है, क्योंकि जब ट्रुथ सामने आएगा तो वो सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं होगा, वो एक पूरे रीजन का टूटना होगा। हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जब सच छुप नहीं पाता, और इस कहानी में वो पल आया। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, लड़ाई रुक गई, गन्स शांत हो गई, लेकिन असली केओस अब शुरू होने वाला था। मैं हूं डेविड फ्रॉम्किन, और अब आप उस मोमेंट को देखने वाले हैं जहां उम्मीद और हकीकत एक दूसरे से टकराती हैं। अरब फाइटर्स, जिन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी, जिन्होंने डेजर्ट में खून बहाया, जिन्होंने अपने लोगों को खोया, उन्हें विश्वास था कि अब उनकी आज़ादी का समय आ गया है, कि जो वादा किया गया था वो अब पूरा होगा। उनके लीडर्स फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, एक इंडिपेंडेंट अरब नेशन, एक नई शुरुआत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लंदन और पेरिस में ऑलरेडी एक अलग कहानी लिखी जा चुकी है। और फिर धीरे धीरे वो सच सामने आने लगा। साइक्स पिको अग्रीमेंट, वो सीक्रेट डील जो अब तक हिडन थी, अब रिवील होने लगी। अरब्स को पता चला कि उनकी ज़मीन पहले ही डिवाइड की जा चुकी है, कि उनकी लड़ाई उनकी आज़ादी के लिए नहीं, किसी और के कंट्रोल के लिए थी। इमेजिन करो, एक ऐसा पल जब आपको रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ के लिए आपने सब कुछ दिया वो कभी आपकी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। और इस सब के बीच एक इंसान खड़ा था, टी लॉरेंस, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो जिसने अरब रिवोल्ट को लीड किया, जिसने लोगों को इंस्पायर किया, जिसने खुद अपने देश के वादों पर विश्वास किया। अब वो एक सच के सामने खड़ा था, एक ऐसा सच जो उसे अंदर से तोड़ रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि वो किस गेम का हिस्सा था, कि जिन लोगों को उसने होप दी वो होप झूठ थी। हिस्ट्री में लॉरेंस को अक्सर हीरो के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो वो भी एक विक्टिम था, एक ऐसा इंसान जो दो दुनियाओं के बीच फंस गया था। एक तरफ उसका देश, उसकी लॉयल्टी, और दूसरी तरफ वो लोग जिनके साथ उसने लड़ाई लड़ी, जिनके साथ उसने ट्रस्ट बनाया। और जब ट्रूथ सामने आया तो उस ट्रस्ट का क्या हुआ? वो टूट गया कंप्लीटली। अरब लीडर्स कंफ्यूज थे, एंग्री थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि जिस फ्यूचर की उन्होंने कल्पना की थी वो अब पॉसिबल नहीं था। और यहीं से एक डेंजरस फेज शुरू हुआ, डिसइल्यूजनमेंट, रिजेंटमेंट। लोगों को लगा कि उन्हें यूज़ किया गया है, कि उनकी लड़ाई उनकी नहीं थी। और जब लोगों को ये महसूस होता है तो गुस्सा पैदा होता है, और वही गुस्सा आने वाले सालों में कॉन्फ्लिक्ट्स में बदलेगा, वॉर्स में बदलेगा। लेकिन उस समय सब कुछ अभी शुरू ही हुआ था। मिडल ईस्ट एक नए फेज में एंटर कर चुका था, एक ऐसा फेज जहां बाउंड्रीज तय होंगी, लीडर्स चुने जाएंगे, लेकिन ये डिसीजंस फिर से लोकल लोगों के बिना लिए जाएंगे। और यहीं इस कहानी का सबसे पेनफुल ट्रुथ छुपा है, कि कभी कभी लोग लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर किसी और के हाथों में लिखा जाता है। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में अब वो शुरू हो रही थी। मैं हूं डेविड फ्रॉम्किन, और अब आप उस स्टेज पर हैं जहां नक्शे बनाए जाते हैं, लाइंस खींची जाती हैं और फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये फैसले उन लोगों के नहीं होते जो वहां रहते हैं, बल्कि उनके होते हैं जो दूर बैठे होते हैं। लंदन, पेरिस, रूम्स में बैठे लोग, मैप्स के ऊपर झुके हुए, पेन्स हाथ में, और उनके सामने पूरी एक रीजन की डेस्टिनी। इमेजिन करो, एक टेबल जिस पर मिडिल ईस्ट का नक्शा रखा है, और कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा हिस्सा किसका होगा, कौन सी बाउंड्री कहाँ होगी, कौन सा ग्रुप किसके साथ रहेगा। और ये सब बिना ग्राउंड रियलिटी समझे। यहीं से जन्म हुआ कुछ नए देशों का, इराक, सीरिया, जॉर्डन। नाम नए थे, लेकिन प्रॉब्लम्स पुरानी और कॉम्प्लेक्स थी। सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि ये कंट्रीज नेचुरल तरीके से नहीं बनी थी, ये आर्टिफिशियली बनाई गई थी, लाइंस खींचकर।
और जब आप एक लाइन खींचते हो तो वो सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, वो लोगों को बांटती है। इराक को ही देखो, एक ऐसा देश जहां 3 मेजर ग्रुप्स थे, सुन्नी, शिया, कर्ड्स। तीनों की अपनी आइडेंटिटी, अपना हिस्ट्री, अपनी एम्बिशंस, लेकिन उन्हें एक ही सिस्टम में डाल दिया गया, बिना ये सोचे कि क्या ये साथ रह पाएंगे। सीरिया, वहां भी सिचुएशन अलग नहीं थी। डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट लॉयल्टीज, लेकिन एक सिंगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो ऊपर से इम्पोज किया गया था। जॉर्डन, एक ऐसा देश जो प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया था स्ट्रैटेजिक रीजन्स के लिए, और फिर लीडर्स चुने गए। लेकिन ये लीडर्स हमेशा लोकल चॉइस नहीं थे। कई बार उन्हें बाहर से सिलेक्ट किया गया, इंस्टॉल किया गया। इमेजिन करो, आपके देश का लीडर आपके लोगों ने नहीं चुना, बल्कि किसी और ने डिसाइड किया, तो क्या वो सिस्टम स्टेबल रहेगा? नहीं। और यही हुआ। इन नए देशों में स्टेबिलिटी कभी फुल्ली डेवलप नहीं हुई, क्योंकि फाउंडेशन ही फ्लॉड थी। और फिर एक और फैक्टर आया, ऑयल। अब ये रीजन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक बैटलफील्ड बन गया। हर कंट्री, हर पावर यहाँ इन्फ्लुएंस चाहती थी, रिसोर्सेज के लिए, कंट्रोल के लिए। और जब इतनी सारी इंटरेस्ट्स एक जगह कोलाइड करती हैं, तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स क्रैक होने लगे। रिबेलियंस, कूज, इंटरनल स्ट्रगल्स। लोगों को लगा कि ये सिस्टम उनका नहीं है, कि ये उन पर थोपा गया है। और जब लोग अपने सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इनस्टेबिलिटी परमानेंट हो जाती है। और यही मिडिल ईस्ट की कहानी बन गई। एक ऐसी जगह जहां बॉर्डर्स तो फिक्स थे, लेकिन आइडेंटिटीज अभी भी लड़ रही थी। और अगर आप आज भी देखें, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसी समय की डिसीजन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब एक गलत फाउंडेशन रखी जाती है, तो उसकी दरारें पीढ़ियों तक जाती हैं। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन छुपा है, कि आप मैप्स पर लाइंस खींच सकते हो, लेकिन इंसानों की पहचान को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतिहास कभी तुरंत जवाब नहीं देता। उसके आंसर्स समय के साथ सामने आते हैं, धीरे धीरे, सालों में, दशकों में, कभी कभी सदियों में। और मिडिल ईस्ट की ये कहानी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं हूँ डेविड फ्रॉम्किन, और अब जब हम इस कहानी के अंत पर खड़े हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था। असली सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ। जो बॉर्डर्स खींचे गए थे, जो देश बनाए गए थे, जो प्रॉमिसेस टूटे थे, उनका असर वहीं खत्म नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा, हर जनरेशन तक। इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, इन सब जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल चीज़ बन गई। क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया था, वो लोगों के लिए नहीं था, वो कंट्रोल के लिए था। और जब कोई सिस्टम लोगों की रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो टिकता नहीं, वो टूटता है, बार बार। रिबेलियंस, वॉर्स, डिक्टेटरशिप्स, फॉरेन इंटरवेंशंस, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये सब उसी कहानी का कंटिन्यूएशन था जो हमने अभी सुनी। और यहीं इस बुक का सबसे पावरफुल पॉइंट आता है कि हिस्ट्री आइसोलेटेड नहीं होती, वो कनेक्टेड होती है। एक डिसीजन दूसरे डिसीजन को जन्म देता है, और फिर एक चेन बन जाती है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। डेविड फ्रॉम्किन के रूप में मैंने ये कहानी इसलिए नहीं लिखी कि आपको सिर्फ फैक्ट्स बताऊं। मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाहता था कि आप समझें कि जब पावरफुल लोग मैप्स के ऊपर बैठकर दूसरों के फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने दूर तक जाते हैं। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर कि शॉर्ट टर्म गेन्स लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस ह्यूमन रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकती। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि शांति बनाई नहीं जाती, वो अर्न की जाती है, समझ से, रिस्पेक्ट से और इंक्लूजन से। लेकिन यहाँ जो पीस बनाई गई थी, वो इन सब चीज़ों के बिना थी, इसलिए वो कभी टिक नहीं पाई। और यहीं से इस बुक का टाइटल अपना असली मतलब दिखाता है, अ पीस टू एंड ऑल पीस। एक ऐसी शांति जो सपोजिडली
सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने वाली थी, लेकिन असल में उसने कॉन्फ्लिक्ट्स को और गहरा कर दिया। और अगर आप आज की दुनिया को देखें तो उसके एकोज अब भी सुनाई देते हैं, न्यूज़ में, वॉर्स में, पॉलिटिक्स में। क्योंकि हिस्ट्री कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो हमारे साथ चलती रहती है। और अब जब आप ये कहानी सुन चुके हैं तो शायद आप मैप्स को थोड़ा अलग नज़र से देखेंगे। आप समझेंगे कि हर लाइन के पीछे एक डिसीजन है और हर डिसीजन के पीछे कॉन्सिक्वेंसेस। और यही थी एक ऐसी शांति की कहानी जो कभी शांति थी ही नहीं। अगर आपको ऐसी डीप, रियल और थॉट प्रोवोकिंग कहानियाँ पसंद हैं तो कहानी एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताते, हम उसके पीछे छुपे सच को सामने लाते हैं। और याद रखिए, दुनिया बदलती है लेकिन फैसलों के असर हमेशा रहते हैं।